मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र 60 साल है। मेरे अब्बा सब्जी का काम किया करते थे, अम्मा घरेलू खातून थी। घर बहुत अच्छे से चल जाता था। हम ज्यादा अमीर तो ना थे मगर गरीब भी ना थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना जानते थे। मैं बदसूरत थी और ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, मगर अम्मा के सर पर 12 जमातें पास कर ली थी। शुरू से अम्मा धक्के से स्कूल भेजा करती। मुझे शुरू से स्कूल जाने से चिढ़ थी। आम बच्चों की तरह सुबह जल्दी उठने में मसला होता था। स्कूल जाते वक्त डांट खाना रोज का मामूल था। अक्सर तो अब्बा डांट से बचा लेते, मगर अमूमन मुझे अम्मा डांट कर या मार कर स्कूल भेजा करती। वो अक्सर कहती कि एक तो इसका रंग सांवला है, इस पर अगर पढ़ेगी नहीं तो कल इसे क्या घर बिठाकर रखना है, इसका ब्याह भी करना है। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में नालायक थी, मगर मेरा कभी पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता था, और अम्मा चाहती थी कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लूं। बहुत मुश्किल से अम्मा ने अपने सर पर मुझे 12 जमातें करवाई, मगर उसके बाद मैंने सिरे से इनकार कर दिया कि अब मैं मजीद नहीं पढ़ूंगी। अम्मा ने तो चाहा कि मैं मजीद आगे पढ़ लूं, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, और अब तो पढ़ने का भी दिल नहीं चाहता था। मेरी जिद के आगे अम्मा भी थक हार गई। खानदान में ज्यादा तो नहीं, मगर मेरी एक फुफ्फो थी जिनका अब्बा के साथ बहुत प्यार था। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। उनका एक ही बेटा था और वो भी अपाहज था, चलने फिरने से कासिर था। फुफ्फो अक्सर अम्मा के पास आकर रोया करती थी। फुफ्फो अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत परेशान रहा करती थी। अम्मा बहुत तसल्ली देती हैं, मगर जिस पर गुजर रही हो तकलीफ बस वही महसूस कर सकता है। मैं जवान हुई तो अम्मा को मेरे रिश्ते की फिक्र सताने लगी। इस पर मेरी बदसूरती की फिक्र ने अम्मा को आधा कर दिया था। वो मुझे ना जाने कौन कौन सी क्रीमें लाकर देती और कहती कि इसे इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारा रंग सफेद हो जाए। मगर जो अल्लाह ने बनाया हो वो कभी बदल सकता है। वो अब्बा से हर रोज कहती कि कोई लड़का देखना शुरू करें, रिश्ते करना कौन सा आसान काम है। अभी से कोई लड़का देखना शुरू करेंगे तो 1-2 साल तक शादी हो पाएगी। मगर मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अक्सर अम्मा को टोक देती और कहती कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अम्मा अब्बा का बाजू बनना है, उनके साथ रहना है। क्योंकि मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी, इसीलिए अपने दिल में अम्मा अब्बा के लिए फिक्र रखती थी। मगर अम्मा हमेशा कहती, बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती। मगर बेटियां तो नबियों ने भी अपने घर में नहीं रखी थी। बेटियों को तो रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाना ही होता है। मैं अम्मा की बातें सुनकर अक्सर दिल बर्दाश्ता हो जाती और रोने लगती। वो कहती, किसका दिल करता है अपनी ही बेटियों को दूसरों के हवाले करने का, मगर ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है। अब तो अब्बा भी रिश्ता देखना शुरू कर चुके थे। हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिश्ता हमारे घर आया होता, लेकिन हमेशा इनकार ही सुनना पड़ता। किसी को अब्बा के काम से मसला था तो किसी को मेरी रंगत से। कोई मेरी बदसूरती देखकर भाग जाता तो कोई हमारा घर बार। मैं अक्सर अम्मा को कहती कि क्या जरूरत है शादी की, मैं यहाँ खुश हूँ। मगर अम्मा हर वक्त परेशान रहती। अब तो मैं अम्मा की परेशानी की वजह से अपनी जिद को भी छोड़ दिया था, मगर जो नसीब में हो मिलता वही है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ साथ मेरी उम्र मेरे चेहरे से वाज़ेह होने लगी थी। अब तो अम्मा भी थक गई थी। वो एक ही दुआ करती थी कि अब तो कोई रिश्ता घर पर ही आ जाए। ना जाने अम्मा ने कितने दिल से दुआ की थी कि उनकी दुआ जल्द ही कबूल हो गई। फुफ्फो को जब पता चला कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है तो एक रोज वो घर आई और अब्बा से शिकवा करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि फुफ्फो अब्बा से क्या बात करने आई हैं। तजस्सुस के मारे में जैसे ही अब्बा के पास गई तो अब्बा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो अम्मा चेहरा झुकाए बैठी थी और अब्बा ना जाने फुफ्फो से क्या कह रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजे पर कान लगाए, फुफ्फो की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने फुफ्फो को कहते सुना कि घर की बेटी अगर घर में ही रह जाए तो इसमें क्या बुराई है। मेरा बेटा बेशक अपाहज है, मगर तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। और फिर मैं भी उसकी सगी फुफ्फो हूँ, कभी उस पर आंच भी नहीं आने दूंगी। दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कर दो। अब्बा गहरी सोच में बैठे थे। मुझे यकीन था कि अब्बा इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी एक अपाहज इंसान के साथ ब्याह दी जाए। मगर मेरी ये खुशफहमी भी बहुत जल्द ही खत्म हो गई।
جب اماں اور ابا نے مل کر میری پھپھو کو ہاں کر دی۔ میرے تو جیسے سر پر آسمان گر پڑا تھا، مجھے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے جی بھر کر افسوس ہوا کہ کیا میں اتنا ہی بوجھ تھی جو مجھے اتارنے کے لیے ابا نے میرے لیے ایک اپاہج انسان کا انتخاب کیا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ شام کا وقت تھا جب اماں میرے پاس آئی اور بولی، ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میں نے زخمی ہوئی آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی اور جلدی سے میرے سے بولی کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں اماں کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو کہا کہ مجھے ایک اپاہج انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مگر اماں بھی بے بس تھی، کیا کرتی؟ کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا، اور جو رشتہ پسند آتا تھا وہ مجھے انکار کر جاتے تھے۔ عمر بڑھتی جا رہی تھی اور کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج انہیں کچھ ہو جائے تو میرا کیا ہوگا؟ اماں کی بات پر جیسے میں تڑپ اٹھی اور اماں سے بولی کہ ایسے مت کہیں، جیسے وہ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ میں اچھی بیٹیوں کی طرح سر جھکائے اپاہج انسان کو بھی قبول کر چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر ہی جاتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرا نکاح ہونا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، مہمان آ جا رہے تھے، میری کزنز مجھے چھیڑ رہی تھی، مگر میں خاموشی سے ان سب کی کاروائی دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آج میری شادی ہے۔ عام لڑکیوں کی طرح میں خوش نہیں تھی اور نہ ہی کزنوں کے چھیڑنے پر میں شرما رہی تھی، کیونکہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تو بس یہ شادی اپنے ماں باپ کی وجہ سے کر رہی تھی۔ نکاح ہوا تو مجھے رخصتی کی فکر ستانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کمرے میں آئیں اور بولی کہ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے تو جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ جہاں پلی بڑھی، جہاں کھیلی کودی، اماں کی ڈانٹ کھائی، مار کھائی، ایک ہی وقت میں اس سب کو چھوڑ کر مجھے کسی اور کے گھر بسنا تھا۔ میں روتے ہوئے اماں کے ساتھ چل پڑی اور پھر مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں اپنے سسرال آئی تو وہاں کوئی زیادہ مہمان نہیں تھے۔ مجھے جلد ہی کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اپاہج ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کرتا، مگر اتنا کما لیتا ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بآسانی کھلا سکے گا۔ مجھے روٹی کی فکر نہیں تھی، میں اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ مجھے فکر تھی تو اس بات کی کہ ایک اپاہج انسان کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزرے گی۔ میرا شوہر اپاہج تھا، معمولی کام کرتا تھا۔ ایک فرد اور بڑھنے کی وجہ سے گھر کا خرچہ مزید بڑھ گیا تھا۔ میں بھی اب خرچے کی وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ کبھی شوہر سے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی۔ اکثر وہ کہتے تھے کہ تم باقی بیویوں کی طرح ضد کیوں نہیں کرتی، کبھی کوئی خواہش نہیں کی، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اور میں ہمیشہ سر جھکا دیتی تھی۔ میں انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ہاں میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی، میں بس اتنا کہہ دیتی کہ میں گھر کے خرچے کے لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ ایک روز میں اپنے شوہر سے گھر کے خرچے کو لے کر بات چیت کر رہی تھی، نہ جانے میری ساس نے تمام باتیں کب سن لی اور اچانک کمرے میں آ کر بولی کہ بیٹا تم فکر نہیں کرو، کل سے میں فیکٹری جایا کروں گی اور گھر کے لیے کماؤں گی، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جس چیز کو دل چاہے تم بلا جھجک ہمیں بتا سکتی ہو۔ میرا شوہر میری بہت ہی عزت کرتا تھا، میری ساس بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے ماں باپ کا فیصلہ بہت اچھا لگتا، مگر جب اپنے شوہر کو دیکھتی تو کچھ دکھ بھی ہوتا۔ مگر میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری ساس گھر کا خرچ چلانے کے لیے نوکری کرنے لگی۔ میری ساس کو کام کرتے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے ایک موبائل لے لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ میری ساس کو موبائل کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ کہتی کہ فیکٹری میں اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں فیکٹری کے کام کے بارے میں نہیں جانتی تھی تو میں بھی ساس کی بات پر خاموش ہو جاتی۔ لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ حیرت میں مبتلا کر دیتی وہ یہ تھی کہ کام پر جانے سے پہلے ساس موبائل میں میری تصویر بنا کر لے جاتی۔ اس سے پہلے وہ مجھے کہتی کہ تیار ہو جاؤ اور پھر اچھے اچھے پوز بنواتی۔ مجھے لگتا کہ ساس کو تصویریں لینے کا شوق ہے، تبھی وہ میری تصویریں لیتی ہیں۔ جب واپس آتی تو میرے ہاتھ میں ساری کمائی پکڑا دیتی۔ میں اکثر اپنی ساس کی اس حرکت پر حیرت زدہ ہوتی، لیکن شوہر کہتا کہ دیکھو میری ماں کو تمہاری کتنی پرواہ ہے۔ ایسے ہی کئی مہینے گزر گئے۔
सास रोज मेरी तस्वीर लेकर जाती और वापसी पर मुझे ढेर सारे पैसे पकड़ा देती। मुझे भी और क्या चाहिए था, इज्जत, प्यार, पैसा, हर चीज मिल रही थी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि आखिर इतने पैसे मेरी सास को कौन देता था। मुझे अक्सर तजस्सुस होता, मगर मैं खामोश रहती। एक रोज सास बीमार थी, तब शौहर ने मुझे उसकी जगह फैक्ट्री भेज दिया। पहले तो मैं काफी घबरा रही थी। मेरे शौहर ने मुझे हौसला दिया और बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें सब काम समझ आ जाएगा। बस कुछ दिन की बात है, अम्मा ठीक हो गई तो तुम्हें काम पर जाना नहीं पड़ेगा। मैं भी ये सोचकर राजी हो गई कि कुछ ही दिन तो है। मेरा इतना ख्याल रखा जाता है तो मुझे भी सबका ख्याल रखना चाहिए। मैं अल्लाह का नाम लेकर फैक्ट्री के लिए निकल गई। लेकिन वहां पहुंचते ही खुद से घिन आने लगी। जब सामने का मंजर मुझे देखना पड़ा, मुझे खुद से शर्म आ रही थी। आखिर मेरी सास मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? वो मेरी सगी फुफ्फो भी थी। क्या उन्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं थी? फैक्ट्री में हर जगह मेरी तस्वीरें लगी हुई थी, जो एक मॉडल की तरह इस्तेमाल की जाती थी। आज मुझे समझ आई कि मेरी सास किस फैक्ट्री में काम करती थी। मेरी सास का काम मुख्तलिफ मॉडल्स की तस्वीरें बनाना था, जो फैक्ट्री के बनाए गए मैगजीन के पहले सफ़े पर लगती थी। चेहरे को एडिट किया जाता और फिर उसे सफ़े पर छाप दिया जाता था। पूरी फैक्ट्री में अजीबोगरीब कपड़ों में मेरी तस्वीरें चिस्पा थी। फैक्ट्री के लोग मुझे वहां देखकर हैरान होने लगे और एक दूसरे के कानों में बातें करने लगे। एक औरत मेरे पास आई और बोली कि तुम तो यही मॉडल हो ना जो हमारे मैगजीन के लिए काम करती है। मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। मैंने भराई आंखों से ही उस औरत की तरफ देखा और बोला कि मैं नहीं जानती ये सब कब और कैसे किया गया है। ये सब मेरी इजाजत के बगैर किया गया है। सब बहुत हैरान हो रहे थे। अचानक वहां पे शोर सुनकर फैक्ट्री का मालिक भागा हुआ आया और मुझे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि आप तो मॉडल है ना, आपका हमारी फैक्ट्री में कैसे आना हुआ? मुझे जल्दी से बिठाया गया और मेरे लिए शरबत और मुख्तलिफ लवाजिमात लेकर लाए गए। मेरी बहुत आओ भगत की गई, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास ने ऐसा क्यों किया। चंद पैसों के लिए उसने मेरी इज्जत की परवाह भी नहीं की। मैं बहुत गुस्से में थी और आज जाते ही अपने शौहर को उसकी माँ के बारे में सब बताने वाली थी। इससे पहले कि मैं घर जाती, फैक्ट्री के मालिक ने मेरे आगे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखते हुए कहा कि आप इस पर साइन कर दें। मैं हैरान होने लगी। 12 पढ़ी थी, इसीलिए पढ़ना लिखना आता था। मैंने उस मालिक से पूछा कि किस चीज के पेपर्स हैं। मालिक की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने कहा कि अगर आप हमारे साथ मुसलसल काम करेंगी तो आपको माहाना एक बंधी तनख्वाह मिला करेगी, लेकिन हमारी एक शर्त होगी, आप हमारे अलावा किसी और के साथ काम नहीं कर सकेंगी। मालिक ने बताया कि मुझे जो माहाना तनख्वाह दी जाएगी वो 1 करोड़ होगी। मैंने तो कभी 1 लाख भी इकट्ठा नहीं देखा था। मैं उनको देखने लगी और सोचने लगी कि इसे कोई परवाह नहीं है मेरी सांवली रंगत की या मेरी बदसूरती की, जो 1 करोड़ देने की बात कर रहा है। पहले पहल तो मुझे ये सब काम बहुत अजीब लगा, मगर जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर न आई, बल्कि मैं तो बहुत अमीर हो सकती थी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए और खुशी खुशी घर आ गई। घर पर मेरा शौहर मेरी सास के साथ ऊंची ऊंची बातें कर रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि मेरा शौहर इतने गुस्से में क्यों बोल रहा है। पहले मैंने उसे कभी गुस्सा करते नहीं देखा था। हैरत के मारे मैं जल्दी से सास के कमरे में गई तो मेरा शौहर गुस्से से चिल्ला रहा था। मेरी सास न जाने किस बात की वजाहत दे रही थी, जो मेरा शौहर सुनने के हक में नहीं था। मैं अंदर गई और दोनों को सलाम किया। मेरा शौहर गुस्से से मेरे पास आया और बोला कि आज के बाद तुम फैक्ट्री नहीं जाओगी। जो अम्मा ने तुम्हारे साथ किया, मैं तुमसे उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे अभी अम्मा ने बताया है कि वो फैक्ट्री में क्या काम करती थी। मैं शौहर की बात पर मुस्कुराने लगी और बोली, फिक्र मत करो, मुझे कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं उसे खुशी से बताने लगी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आई हूँ, मुझे 1 महीने की तनख्वाह 1 करोड़ मिला करेगी। वो इतनी तनख्वाह सुनकर हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा शायद रकम का सुनकर मेरा शौहर भी मेरी तरह ही हैरान हुआ है, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। मेरा शौहर गुस्से से आग बगोला होने लगा और बोला कि आज ही उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। जो मेरी माँ ने किया अब मजीद तुम नहीं करो। मैं थोड़ा कमाता हूँ मगर इज्जत की रोटी खाता हूँ। मैं अपने घर में एक जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता। लोग बातें बनाएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे,
और न जाने कौन कौन तुम्हें देखेगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पहले पहल अपने शौहर की अक्ल पर शुबा हुआ। मैं उससे लड़ी झगड़ी और बहुत सी बातें भी सुना दी, अनजाने और गुस्से में ही सही, लेकिन मैंने अपने शौहर का बहुत दिल दुखाया। मैंने उससे उसके अपाहज और नाकारा होने का ताना दिया और उसको इस चीज का एहसास दिलाया कि वो मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपाहज है। मेरा शौहर तो दुखी होता मेरी तरफ देखने लगा और बोला कि मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद तुम मेरे साथ खुश हो, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। तुम तो मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं भी न जाने कब का गुबार दिल में रखे बैठी थी, तभी चीख पड़ी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। आखिर तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? 2 वक्त की रोटी तो मैं अपने घर में भी खा लिया करती थी। यहाँ तो फिर तुम्हें भी संभालना पड़ता है, घर का पूरा काम भी करना पड़ता है। इसके बावजूद मेरी बहुत सी ख्वाहिशात वैसी की वैसी रह जाती हैं। मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना चाहती, और तुम्हारे लिए तो कम से कम इतनी अच्छी रकम को मैं जाया नहीं करना चाहती। मेरे सर पर शैतान हावी हुआ था। मैंने आओ देखा ना ताओ और अपने शौहर से तलाक का मुतालिबा कर दिया। मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर मेरा शौहर फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा और बोला कि तुम जो मर्जी करो, मगर मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। मुझे भी इस चीज की परवाह नहीं थी। मैं भी बस आजादी चाहती थी जो मुझे बगैर तलाक के भी मिल रही थी। अगले रोज से ही मैं काम पर जाना शुरू हो गई। मुझे तरह तरह के नए डिजाइनर के कपड़े पहना दिए जाते जो कुछ गैर मुनासिब होते थे, मगर मुझे पहनने पड़ते। कभी कभी तो मुझे शर्म आती, मगर कभी कभी मैं खुद को समझाकर ऐसे कपड़े पहन लेती। उस वक्त सिर्फ मेरी नजरों के सामने 1 करोड़ ही घूम रहा था। फैक्ट्री का मालिक अक्सर मुझे अजीब नजरों से देखता। पहले तो मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया, मगर जब बात हद से बढ़ गई तो मुझे फिक्र होने लगी। एक रोज तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब फैक्ट्री का मालिक मेरे पास आया और बोला कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तो हैरान थी कि मुझ में ऐसा क्या नजर आ गया इसको जो इस कदर पागल हुआ जा रहा है। मेरे दिमाग पर उसने मोहब्बत का जाल बिछा दिया था। अब मैं हर रोज अपने शौहर से लड़ती झगड़ती और रोज ही तलाक का मुतालिबा करती। वो एक ही बात कहता कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम जो चाहती हो तुम कर रही हो, फिर किस बात की फिक्र है। आखिरकार मैंने अपने शौहर को बोल दिया कि मेरी इस मुआशरे में कुछ इज्जत है। बहुत से लोगों से, बहुत से अदाकारों से मुझे मिलना होता है। अब उन सब के सामने मैं तुम्हारा तारुफ नहीं करवा सकती, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मेरा शौहर दिन रात मेरी मिन्नतें करता और मुझे कहता कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा, मगर मेरी एक ही रट थी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आखिरकार उसने मुझे तलाक दे दी। अब तो मैं आजादी से हर जगह घूम फिर सकती थी। मैंने अपनी इद्दत मुकम्मल होते ही अपनी फैक्ट्री के मालिक से शादी करने का फैसला कर लिया। एक रोज जब मैं फैक्ट्री गई तो मेरा मालिक काफी खुश था। मुझे समझ नहीं आई कि इस खुशी की वजह क्या है। मुझे लगा कि शायद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसीलिए मेरा मालिक खुश है। मैंने फैक्ट्री के मालिक से पूछा कि क्या हुआ है, इतनी खुशी किस चीज की है। तो वो हंसने लगा और बोला कि ये समझ लो एक सोने की चिड़िया मेरे हाथ लग गई है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी मेरे जहन में बस एक ही बात चल रही थी कि शायद मेरे मालिक को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मैंने मालिक से बोला कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो बोला बिल्कुल कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे घर आना होगा ताकि मेरी अम्मा तुमसे मिल ले। पहले तो मुझे कुछ मायूब लगा, मगर फिर ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे दी कि बड़े लोगों में ऐसे ही शादियां होती हैं। मैंने अपने मालिक से हामी भर ली और अगले ही रोज उनके घर चली गई। एक मुलाजिमा आई और मुझे एक शरबत दे गई और बोली कि मालिक आते हैं, आप तब तक शरबत लीजिए। मैं भी शरबत पीने लगी। काफी देर इंतजार के बाद भी मालिक ना आया तो मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि मुझे उसके घर आए हुए काफी वक्त हो चुका था। अब तो मैं बैठ बैठ के भी थक चुकी थी। आधा घंटा गुजरा तो मेरा सर एकदम चकराने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं एक बिस्तर पर मौजूद थी। पहले तो अपने सर को मलने लगी जो दर्द से फटा जा रहा था, फिर बेध्यानी में इधर उधर देखने लगी।
लेकिन मुझे कुछ याद न आया कि मैं यहाँ किस जगह पर हूँ और मेरे साथ हुआ क्या था। जैसे ही होश आना शुरू हुआ तो मुझे याद आया कि मैं अपने मालिक के घर आई थी, मगर इस वक्त मैं कहाँ हूँ मैं नहीं जानती थी। अभी मैं कुछ करती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला और फैक्ट्री का मालिक बहुत से लड़कों के साथ अंदर आया। लड़के कोई अच्छे लोग नहीं लग रहे थे, शक्ल से ही अय्याश और शराबी नजर आते थे। मैंने हैरत से फैक्ट्री के मालिक की तरफ देखा, जो चेहरे पर बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। मैं अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि माजरा क्या है, उससे पहले ही मेरा मालिक बोला कि यही है वो लड़की जिसके पैसे तुम लोगों से लिए थे। जब मैंने अपने मालिक के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो मैं बोलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि ये क्या हो रहा है, मगर मेरी जुबान तो जैसे सिल ही गई थी। मेरे आसाब जवाब दे गए थे। जो मैं सोच रही थी वो नाकाबिले यकीन था। मेरा दिमाग दर्द से फटने लगा और कान साए साए करने लगे। पैसों के लालच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरे शौहर ने मुझे बहुत रोका, मगर मैं किसी की सुने बगैर एक अंधे कुएं में छलांग लगा चुकी थी, जहां से निकलना अब नामुमकिन था। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए न जाने कौन कौन सी दुआएं की, मगर जो मैंने किया मुझे उसकी सजा मिलनी ही थी। और आखिरकार मुझे बेच दिया गया, एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ। और न जाने कितने ही हाथों ने मुझे खरीदा और कितने ही हाथों ने मुझे बेचा। अब तो मैं हर वक्त बीमार रहने लगी थी। शायद मेरी सजा मुकम्मल हो चुकी थी, इसीलिए जिंदगी के कई सालों बाद अब मुझे इस अजाब से आजादी मिल गई। अब मैं किसी काम की नहीं थी, तभी मुझे आजाद कर दिया गया था। मैं अपने शहर वापस आई तो सबसे पहले अपने शौहर के घर गई। साबिका शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। मैं अपने साबका शौहर के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगी। पहले तो वो मुझे देखकर हैरान हुआ और फिर बोला कि मैंने तुम्हें उसी वक्त माफ कर दिया था। तुम जिस जहन्नुम से होकर आई हो वो तुम्हारे लिए बतौर सजा काफी थी। अब अगर मैं तुम्हें सजा दूंगा तो ये तुम पर ज्यादती होगी और मुझ पर भी बोझ होगा। मैं तो उस इंसान की आला जरफी पर हैरान थी और उसको अपनी बीवी के साथ खुश देखकर अफसुर्दा भी थी। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं सब कुछ अपने हाथों से गंवा के गई थी। मैंने अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी थी। मैंने अपनी जिंदगी से एक सबक हासिल किया था कि कभी भी किसी के बहकावे में आने से पहले अपने घर वालों के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जगह जगह इंसानों के रूप में जानवरों ने जाल बिछाए हुए हैं। कब कोई सुनहरी मछली इसमें फंसे और वो उसके जरिए दुनिया में बुराई फैला सके। मैं अब लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालती थी और हमेशा अपने अच्छे वक्त को याद करके रोती थी, जिसको मैं अपना बुरा वक्त समझा करती थी।